हूं प्रीति पांडे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश किसका होगा कर्नाटक में आपका स्वागत है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगाए हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने अपने दलों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमारी आज की पेशकश इसी पर। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में बीजेपी ने तो अपनी ताकत झोंकी ही हुई है। कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी जनता को छूने वाले मुद्दे उठा रहे हैं। साथ में लिंगायत समाज के संस्थापक बासवन्ना को भी बार बार याद कर रहे हैं। 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में कांग्रेस को मिल रहे जन समर्थन से काफी उत्साहित हैं। जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त राहुल गांधी इस बार नहीं चाहते कि कांग्रेस अपनी किसी भी तरह की गलती से सत्ता से दूर रह जाए। यही कारण है कि वे जगह जगह रोड शो कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। उनके साथ ही उनके हिंदी भाषण का कन्नड़ में अनुवाद करते चलते हैं। राहुल के पास लुभावने वादों की पूरी लिस्ट है। हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। राहुल गांधी जनता को याद दिलाना नहीं भूलते कि पिछली बार बीजेपी ने दल बदल करा के कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराई थी। बीजेपी को 40% कमीशन की सरकार बताते हुए राहुल गांधी जनता से अपील करते हैं कि इस बार बीजेपी को 40 सीटें ही मिलनी चाहिए ताकि वो चाहकर भी कांग्रेस की सरकार न गिरा पाए। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी सरकार वो तो भारत देश में अत्यंत भ्रष्ट सरकार है। 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं। देश में जातिगत जनगणना की मांग भी तेजी पकड़ रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस खुलकर जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव में बार बार इस बात को बोल रहे हैं। आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, ये पता तो लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी किसानों की भी बात कर रहे हैं तो मजदूरों को भी बराबरी का हक दिलाने की बात कर रहे हैं। इरादा यही है कि कोई भी तबका इस बार कांग्रेस से दूर न रह जाए। अगर किसान का बेटा हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है, अगर मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। पिछले दिनों बीजेपी के कई लिंगायत नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और पहली बार कांग्रेस को लिंगायत वोटों का बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद जगी है। यही कारण है कि राहुल गांधी लिंगायत समाज के संस्थापक महात्मा बासवन्ना को बार बार याद करना नहीं भूलते। बागलकोट में उन्होंने बासव मंडप केंद्र में बासव जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने लोकतंत्र में बासवन्ना की भूमिका को याद करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवन्ना जी की सोच ने रखी। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते। राहुल गांधी की पिछले दिनों एक मानहानि मामले में सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म कर दी गई और उनसे बंगला भी खाली करवा लिया गया। राहुल गांधी अपने भाषणों में इसका भी जिक्र करते हैं और जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करते दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को देखें, उनके नेताओं के बयानों को देखें तो उनकी रणनीति काफी हद तक स्पष्ट हो रही है। लिंगायत समुदाय को किसी भी तरह से बीजेपी से अलग करना उसकी मुख्य रणनीति है।
1990 के पहले तक कर्नाटक में लिंगायत समुदाय कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक होता था, लेकिन वीरेंद्र पाटिल को जब राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री के पद से हटाया तो इस समुदाय का मन कांग्रेस से उचट गया। तब से लेकर पिछले चुनाव तक लिंगायत समुदाय का बड़ा तबका कांग्रेस से दूर ही रहता आया है। अब बीजेपी ने अपने सबसे बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी जैसे कई लिंगायत नेताओं को टिकट न देकर शायद वही गलती दोहरा दी है। कांग्रेस अब इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। यही कारण है कि उसके नेता बासवन्ना जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, बासवन्ना को बार बार याद कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी में लिंगायत नेताओं को अपमानित किए जाने का मुद्दा भी बार बार उठा रहे हैं। सबसे टॉल लीडर श्री येदियुरप्पा जी का क्या हाल करा है बीजेपी ने? उनको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से पूरा कैंपेन से एकदम अलग कर दिया है। रातों रात उनको किस तरह हटाया गया है, लिंगायत कम्युनिटी का किसने डिसरेस्पेक्ट किया? इतने टॉल लीडर एक्स चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टार जी को अपमानित किया। ही वॉज इंसल्टेड। कांग्रेस को दूसरी रणनीति लोक लुभावन वादे करने की है। कांग्रेस चुनावी वादे कुछ इस तरह से कर रही है कि जनता को उनमें अपना सीधा फायदा नजर आए। हम चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? हम चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हमारी 4 गारंटियों पर लड़ रहे हैं। क्या इन 4 गारंटियों में समुदाय देख के गारंटियां दी जाएगी कि भाई लिंगायत को कम देंगे, 200 देंगे, किसी को 190 यूनिट देंगे, 2000 की जगह 1900 देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने भाषणों में यही सब मुद्दे उठा रहे हैं। लिंगायतों के अपमान का मुद्दा इनमें बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है और बीजेपी इस बात के लिए चिंतित भी है। यही कारण है कि कांग्रेस में जा चुके जगदीश शेट्टार के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। टीके राजलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राय तपन भारती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले टीके राजलक्ष्मी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति को हम देख रहे हैं, क्योंकि जगदीश शेट्टार उनके पास आ गए हैं, लक्ष्मण सावदी उनके पास आ गए हैं, तो जाहिर है जो लिंगायत समुदाय अब तक बीजेपी के पास था वो उनके पास कहीं ना कहीं काफी हद तक तो पहुंचेगा, वोट में भी तब्दील होगा। और कांग्रेस की भरसक प्रयास भी यही है कि लिंगायत समुदाय को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित किया जाए। लेकिन इस बीच खबर आती है कि सिद्धारमैया साहब लिंगायत समुदाय से संबंधित एक स्टेटमेंट दे देते हैं। वो कह देते हैं लिंगायत मुख्यमंत्री काफी था, और जिस मुख्यमंत्री के लिए ये टिप्पणी की गई, जाहिर है वो ठीक है, कोशिश तो कर रहे थे बीजेपी के खेमे पर अटैक करने की, लेकिन कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश के बीच उन्हीं को नाराज कर बैठे। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखती हैं, और क्या लगता है कि बीजेपी जो दावे कर रही है कि लिंगायत समुदाय पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला, हिंदुत्ववादी सोच वाले बीजेपी के साथ ही जाएंगे, ये दावा कितना सही है? देखिए, बीजेपी जो है वो उनकी रणनीति मतलब एक प्रकार की है जिसमें वो हिंदुत्व भी इस्तेमाल करेंगे और लिंगायत समुदाय को अपनी तरफ रिझाने की का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये है बीजेपी की का पूरा स्ट्रैटेजी। लेकिन उनको ये भी पता है कि सिर्फ अगर वो लिंगायत पर जोर देते हैं, क्योंकि मतलब लिंगायत ठीक है, अगर हम मान के चलते कि लिंगायत उनके साथ हैं और साथ में एक तबका शेड्यूल कास्ट का भी है उनके पास और वाल्मीकिस का, ये माना जाता है कि ये बीजेपी का वोट बेस ये है। तो बाकी जो जातियां हैं उनका कंसोलिडेशन भी हो सकता है बीजेपी के खिलाफ। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा जो है रिस्क बीजेपी लेके चलती है कि हम सिर्फ लिंगायत के वोट से और ये जो है पोलराइजेशन की जो ये ध्रुवीकरण की जो
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति जो कुछ जी। सालों से शुरू हुई है और ये कोस्टल कर्नाटका से भी आगे बढ़ी है ना, तो ये उनकी रणनीति रही कि हम ये कॉम्बिनेशन करेंगे ताकि हिंदुत्व वोट भी आए हमारे पास और लिंगायत तो है ही हमारे पास जी। और कुछ अन्य जाति भी आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये लिंगायत समाज के कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में चले गए हैं। लेकिन जो है कांग्रेस को सिर्फ कास्ट वोट बैंक की तरफ ना देख के उनको ये देखना चाहिए कि आज के दौर में कर्नाटक में बहुत ये बड़े पैमाने में आर्थिक संकट भी है और आर्थिक संकट सब तबकों को इफेक्ट कर रहा है। वहाँ का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से लोगों की जो वर्किंग क्लास है उनके तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है जी। और गैस के जो सिलेंडर है, जो कमर्शियल रेट के सिलेंडर है, वो 70% बढ़े हैं 2018 के बाद। इसके बाद पेट्रोल और जो डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है करीब 33 से लेकर 37% तक हुई है। इसका प्रभाव जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल होती है खाने पीने की चीजों पर, उस पर ये असर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो उसका इफेक्ट जो है जो आम जनता है उस पर बहुत भारी तरीके से पड़ा है। और ये आर्थिक इसीलिए जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां काफी जो है अपने वेलफेयर स्कीम्स को अनाउंस कर रहे हैं कि हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे वगैरह वगैरह, और उस पर जो है बीजेपी थोड़ी सी बौखलाई हुई है। कहते हैं कि भाई सरकारी खजाना जो है खाली हो जाएगा। लेकिन ये आर्थिक संकट जो है इस पर मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को भी जोर जो है देना चाहिए। ये जाति के जो समीकरण है ये इधर रहेंगे उधर रहेंगे, ये इससे बहुत ज्यादा अगर आप एक तबका पर फोकस करते हैं तो ये हो सकता है कि अन्य जो कम्युनिटीज बिल्कुल दूसरे जो तबके के लोग हैं वो कहीं उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। यही वजह थी कि मैंने सिद्धारमैया साहब के स्टेटमेंट का जिक्र किया। वो कलिग्गा समुदाय से आते हैं और जब उन्होंने कहा बसवराज बोम्मई को लेकर के कि लिंगायत मुख्यमंत्री काफी था जो झेल लिया, आगे जरूरत नहीं है, तो ऐसे में अगर आप जगदीश शेट्टार या लक्ष्मण साध्वी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके आने से पार्टी के वोटों में तब्दील होगा लिंगायत समुदाय का वोट, तो फिर इस तरह की टिप्पणियां कहीं ना कहीं डेंट भी डालती है। रायतपन भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करती हूँ कि कांग्रेस की दरअसल स्ट्रैटेजी क्या है। सर, राहुल गांधी, उनके साथ केंद्र में क्या हुआ, उनकी सांसदी कैसे गई, ये भी गिनाना नहीं भूलते और जिस भी सभा में जाते हैं, जहां भी लोगों के साथ मिलते हैं, वो बार बार लगातार 40% कट का जिक्र करना नहीं भूलते। शायद वो समझते हैं कि जो सरकार केंद्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आती है और दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार से कोसों दूर हैं, कर्नाटक में आकर के तस्वीर बदल जाती है। इसे कैच करने की भरसक कोशिश है कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की तरफ से। कर्नाटक को लेकर बहुत एक्टिव मूड में है और कहीं न कहीं मल्लिकार्जुन की वजह से भी उनको कर्नाटक में कुछ कंफर्ट लेवल पर थे। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले फाइनल की। उनके यहाँ उतना झगड़ा नहीं हुआ टिकटों के बंटवारों को लेकर जितना बीजेपी में उथल पुथल हुआ। आप देखिए कि लिंगायत समुदाय में तो खैर प्रभाव है ही येदियुरप्पा का, उनकी वजह से बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। 14% इस जाति का वहाँ आबादी का परसेंटेज है। लेकिन येदियुरप्पा भी कभी न कभी नाराजगी जताते हैं। दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टिकटों के बंटवारों को लेकर कहा कि बीजेपी कहीं न कहीं अपनी लाइन से भटक गई है। मतलब कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 3 कैंडिडेट का नाम रेफर करना था जी। 3 में से 1 का सिलेक्शन करना था। तो कई कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा हुआ बीजेपी में कि एक ही कैंडिडेट का नाम आया, उसी को अप्रूवल दिया गया। येदियुरप्पा ने ये इनकी खामी बताई अपनी पार्टी की। कांग्रेस में इस तरह की बातें नहीं आई और राहुल गांधी अभी पीड़ित व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं कि उन्हें मेरी सांसदी छीन ली गई, मेरे बंगले छीन लिए गए, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मेरी दादी ने ये किया, मेरे बहुत सारी बातें वो रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपील कर रहा है। बीजेपी को ये पता है कि राहुल गांधी जितना दौरा करेंगे, जितनी बातें ज्यादा क्षेत्रों को कवर करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी।
और दूसरा जो एक अच्छा मौका बीजेपी चाहती थी कि वो लिंगायत वाले मामले पर जो सिद्धारमैया का जो स्टेटमेंट आया था, सिद्धारमैया शायद बम्बैया मुख्यमंत्री के बारे में बोलना चाहते थे कि वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, आपने लिंगायत के नाम पर इनको क्यों चुना, या लेकिन बीजेपी ने इसको मोड़ा कि नहीं, ये तो पूरे लिंगायत समुदाय को ये भ्रष्ट बता रहे हैं। तो कांग्रेस ने शायद इसको भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखना पड़ेगा कि संघर्ष बहुत तेज हो गया है और मुझे लग रहा है कि जेडीएस की मौजूदगी होने के बावजूद फाइट जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिख रही है और बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर हमारा वर्चस्व बना रहे, दोबारा हम सत्ता में आए। आमतौर पर कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहती है कि आए, क्योंकि 2024 में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए वो उनकी प्लानिंग है। अभी 8-9 राज्यों में चुनाव होना है, तो कर्नाटक बीजेपी के लिए करो और मरो। बिल्कुल, और दक्षिण भारत में क्योंकि जिस तरीके से इकलौता ऐसा राज्य है कर्नाटक जहां बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी उसे गंवाने का रिस्क भी नहीं लेगी। लौटती हूं मैं आप लोगों के पास में। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि चुनावी माहौल चाहे जो भी हो, सबसे सुव्यवस्थित प्रचार अभियान बीजेपी का ही चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में हैं और उनके रोड शो में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में भी बीजेपी चुनाव प्रचार और स्टार प्रचारकों की मेहनत के मामले में सबसे आगे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो लगातार रोड शो और जनसभाएं कर ही रहे हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक की जनता के बीच वोट और सपोर्ट मांगने निकले हैं। जब अमित शाह रोड शो के लिए निकलते हैं तो सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि कोई जगह तक नहीं बचती। सड़क किनारे की इमारतों पर भी लोग खड़े होकर अमित शाह की झलक देखना चाहते हैं और जब इतना जन समर्थन दिखे तो बीजेपी को पूरा बहुमत पाने का विश्वास तो होगा ही। कि हासन में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक हासन में अकेले प्रताप गौड़ा हमारे विधायक थे, इस बार हम 4 सीट जीतकर हासन के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। बीजेपी और अमित शाह को मालूम है कि कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि अपने भाषणों में अमित शाह कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लिंगायतों के नाराज होने की बात को तो अमित शाह सिरे से ही नकार रहे हैं। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत वोकगिला, SC ST वोकलिगा, SC ST सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। जेडीएस के गढ़ यानी मैसूर इलाके में भी अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ जुटी रही। यही कारण है कि अब बीजेपी इस इलाके में भी ज्यादा सीटें जीतने का दम भरने लगी है। कहीं चुनने का सवाल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कर्नाटक के भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के लिए कुछ परेशानी के सबब बनते दिख रहे हैं, लेकिन अमित शाह सारे आरोपों को एकदम बेबुनियाद बता रहे हैं। वो करे जिक्र, कॉन्क्रीट आरोप हो तो कोर्ट में जाना चाहिए। ना एक भी जांच है, ना एक भी मुकदमा है। किस प्रकार से ऐसे निराधार आरोप पर जनता विश्वास नहीं करे। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के लिए रोड शो के जरिए चुनावों का माहौल बदलने की कोशिश की है, जिसका फर्क भी दिखने लगा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम का सहारा तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है ही। अब राहुल जी को तो मैं जवाब नहीं दे सकता, परंतु ग्राउंड रियलिटी में जो देख रहे हूँ, इस क्षेत्र को हमारा हरा हुआ क्षेत्र है। निश्चित रूप से इस बार हम जीतेंगे। बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव प्रबंधन की कुशल रणनीति इस बार भी अपनाई है और इस तरह से बगावत और असंतोष से होने वाले नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की है। इसके साथ ही आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान तो वो कर रही है, जिसमें अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो
हासन की तस्वीरें आप देख रहे थे, मैसूर का इलाका है और मैसूर उस रीजन में आता है जहां पर 2018 में बीजेपी को सबसे कम सीटें मिली थी। बावजूद इसके आज के रोड शो में जिस तरह की भीड़ आई, उसके बाद तो सवाल बनता है कि क्या बीजेपी यहां इस बार कमल खिलाकर रहेगी। टीके राजलक्ष्मी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार है। राजलक्ष्मी जी, सवाल आपसे मेरा यही है कि मैसूर में ही जाकर के सीधे रोड शो करना, हासन में हमने देखा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला और लगातार जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब था, समर्थन मिलता दिख रहा था, लगता तो है कि इस बार बदलाव मैसूर में भी होगा, जबकि यही वो इलाका है साउथ कर्नाटका, मैसूर का रीजन जो बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा रहा था, खास करके 2018 की अगर नतीजों की बात की जाए तो। जी, वो जनता दल एस के गढ़ में सेंध करना चाह रहे हैं। ये ओल्ड मैसूर एरिया वगैरह जो ट्रेडिशनली जो है जनता दल एस के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि ये बीजेपी की जो रणनीति रही है, ये हिंदुत्व को एग्रेसिवली पुश करना, और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कोस्टल एरिया तक सीमित नहीं है, ये जो कोस्टल से भी आगे गई है, मतलब मैसूर तक गई है। ये जो इश्यूज उन्होंने, चाहे हिजाब का हो, चाहे हलाल मीट का हो, चाहे आजान को लेकर हो, चाहे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जो कटौती की बात की है, और चाहे वो रिजर्वेशंस को शिफ्ट करना, मतलब 4% रिजर्वेशंस यहाँ से शिफ्ट करके जो माइनॉरिटीज को मिलता था वो लिंगायत और वो कलिग्गा को देना, और वो कलिग्गा के बीच में बांट देना। ठीक है, तो इस प्रकार की जो राजनीति जो है करके, मतलब इसमें भी एक नैतिक सवाल तो उठता ही है कि ये सही है या गलत है। ये भी एक सवाल तो उठना भी चाहिए मेरे हिसाब से। और क्योंकि एक तबका है स्टेट में जो इस बात को लेकर चिंतित है, उनके बीच में ये चिंता का विषय है वो, और वो करीब 17% है स्टेट में, तो वो कहाँ वोट देंगे उसका भी असर होगा। वो ज्यादातर जनता दल एस या कांग्रेस को जो है देते आए हैं, और इस टाइम भी मेरे हिसाब से वही होने वाला है। और ये जो है ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, इस पर भी सवाल उठाने चाहिए। ये चाहे देखिए, और जहां तक जो है जो प्रचार का सवाल हो, तो बीजेपी का तो जब भी वो लोकल इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो तो नेशनल इलेक्शन की तरफ होता है उनका प्रचार, है ना। और ये डबल इंजन का जो वो कहते हैं वो पर ये हमेशा कामयाब नहीं होता है। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, उनके स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेट था, मतलब जेपी नड्डा जी का स्टेट है, अनुराग ठाकुर जी वहां से आते हैं, पूरा दमखम लगा दिया था। बावजूद इसके हिमाचल में तो वो नतीजों में तब्दील नहीं हुआ। हालांकि गुजरात में, क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से आते हैं और नतीजे अलग थे। जो प्रश्न आपने उठाया वाकई वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि क्या ये फैक्टर कर्नाटक में भी काम करेगा, या फिर जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है और जेडीएस तो फिर अपना वोट बैंक हमेशा से बचा करके रखती ही है। ऐसा ही नतीजों में भी तब्दील इस बार होगा या बीजेपी कुछ करिश्मा करेगी, इसके लिए नजर हमारी बनी रहेगी। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।